नमस्कार। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर अपने विचार रखते हैं। वो बिंदु है कि जब हमारा मतलब एज ए इंडिविजुअल या कॉरपोरेट या राज्य सरकारें जब अपना बजट बनाती हैं तो उनके लिए उनके बजट की सीमाएं होती हैं। जैसे हमारी जितनी तनख्वाह है, हम उसी के आधार पर अपने खर्चे डिसाइड कर सकते हैं। और अगर हमें उससे ज़्यादा खर्च करना है तो हमें बैंक से या अपने दोस्त से लोन लेना पड़ता है, तभी हम वो खर्च कर पाएंगे। और अगर हमने लोन लिया तो हम कहेंगे कि हम घाटे में हैं, अभी वो हमें पटाना है, चुकाना है। अगर हम उसे नहीं चुका पाते हैं तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। इसी तरह से कॉरपोरेट हैं, वो अपना खर्चा करते हैं और या तो अपने इंटरनल एक्रूअल से या उन्हें बाज़ार से लोन उठाते हैं या बैंकों से लोन लेते हैं, जो उन्हें कुछ समय बाद उनके कमिटमेंट के आधार पर वापस करना पड़ता है। तो हमारे जो धारणा है वो बिल्कुल सही है कि जब भी हम कोई खर्च से ज़्यादा जो इनकम है हमारी उससे ज़्यादा खर्च करते हैं, या जो कंपनियां हैं अगर उनका प्रॉफिट उतना नहीं होता है कि वो अपना लोन चुका पाएँ, तो उन्हें डिफ़ॉल्ट हो जाना पड़ता है। उनकी मार्केट में फिर कोई साख नहीं रहती, वो ख़त्म हो जाती हैं इनफैक्ट। इसी तरह से हम ये सोचने लगते हैं, जो केंद्र सरकारें होती हैं, जैसे अपने देश की भारत सरकार, दूसरे देश की अपनी केंद्र सरकारें हैं, जब वो कहती हैं कि उनका बजट घाटा हो रहा है, तो बजट घाटा जितना कम हो उतना बढ़िया है। और हम लोग जब कॉमन सेंस से अपनी धारणा के हिसाब से सोचते हैं तो हमें भी ये बात सही लगती है कि उनका बजट घाटा जितना अच्छा हो उतना बढ़िया। इनफैक्ट बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मैं कह सकता हूँ कि 95% से ज़्यादा लोग सोचते हैं कि अगर गवर्नमेंट का बजट सरप्लस में हो तो और बढ़िया होगा। लेकिन अगर आप इस पे थोड़ा सा भी विचार करें, और लोगों ने विचार किया है, आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, तो पाएंगे कि केंद्र सरकार अगर सरप्लस में चले, और अभी मैं एक फैक्टर इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, वो है फॉरेन से इंटरेक्शन। क्योंकि हम विदेशों से व्यापार भी करते हैं, विदेशों से कभी कभी लोन भी लेते हैं विदेशी करेंसी में। अभी हम उसको छोड़ दे रहे हैं, वो छोटा सा कंपोनेंट होता है वैसे। तो अगर केंद्र सरकार सरप्लस में चले तो वो सरप्लस उसके पास कहाँ से आएगा? वो मीन्स आम आदमी की तनख्वाहें कम होंगी, आम आदमी की इनकम घटेगी। और जब आम आदमी की तनख्वाहें, आम आदमी की इनकम घटेगी तो अर्थव्यवस्था नीचे जाने लगेगी। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि अगर केंद्र सरकार डिफिसिट करती है, डिफिसिट मतलब कि उसने अगर 100 रुपये अर्थव्यवस्था में खर्च किए, चाहे उसने रोड बनवाए, इरिगेशन की सामान अरेंज किया, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिफेंस, पुलिस, न्याय व्यवस्था पर खर्च किया, 100 रुपये खर्च किए मान लो, और उसमें से उसने 90 रुपये टैक्स के रूप में वापस ले लिए, तो इसे कहते हैं कि उसे 10 रुपये का वित्तीय घाटा हुआ। अब ये वित्तीय घाटा गया कहाँ? ये वित्तीय घाटा देश के आम आदमी तक पहुंचा। उसमें कॉरपोरेट हो सकता है, उसमें हम लोग इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, नौकरी करने वाले हो सकते हैं, व्यापार करने वाले हो सकते हैं। तो जो केंद्र सरकार का बजट घाटा होता है वो आम आदमी का सरप्लस होता है। आम आदमी के पास वो वित्तीय वित्तीय सरप्लस होता है। मतलब आपके पास अभी जो रुपए जेब में डले हुए हैं वो केंद्र सरकार ने कभी ना कभी वित्तीय घाटा किया है, इसलिए है। अदरवाइज वो हमारी जेब में नहीं हो सकते थे या हमारे बैंक में नहीं हो सकते थे। तो केंद्र सरकार का वित्त घाटा
और हमारे वित्त घाटे में ज़मीन आसमान का अंतर है। लेकिन हम लोग, ज़्यादातर लोग ये सोच नहीं पाते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि सब लोगों को रोज़गार के लिए जब हम कहते हैं कि केंद्र सरकार धन मुहैया करा सकती है, तो उन्हें लगता है कि इससे बजट घाटा बढ़ जाएगा। जबकि बजट और वित्त एक चीज़ होती है। उस बजट से, इस पैसे से हम लोग करते क्या हैं? गेहूँ खरीदते, मीन्स कोई गुड्स या सर्विसेज खरीदते हैं। गेहूँ खरीदेंगे, आटा खरीदेंगे, कपड़ा खरीदेंगे, गैस खरीदेंगे, या थोड़ा ज़्यादा पैसा होगा तो हम घूमने चले जाएंगे, होटल में खाना खाएंगे, पिक्चर देखेंगे, अपने बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य पे खर्च करेंगे, शिक्षा पे खर्च करेंगे। तो वो रियल इकोनॉमी होती है। तो रियल इकोनॉमी एक चीज़ है और जो वित्तीय चीज़ है वो एक चीज़ है। तो देश में जितनी ज़्यादा रियल इकोनॉमी बढ़ रही होगी उतना ही अच्छा होगा। तो ये वित्त नीति लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि सब सामान और सेवाएं मुद्रा के लिए बनती हैं, बाज़ार में आती हैं। गेहूँ भी बाज़ार में आएगा, बिकेगा। होटल वाला इसलिए खोलता है अपना होटल कि उसका होटल में लोग आएंगे, खाना खाएंगे, तो चलेगा, तो उससे भी इनकम होगी कुछ। तो इस तरह से जो वित्त व्यवस्था है वो रियल इकोनॉमी को चलाती है। इस तरह हम देखते हैं कि जो वित्त व्यवस्था एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और वित्त व्यवस्था के लिए जो वित्त है वो कहाँ से आता है? वो कानूनी शक्ति है। केंद्र सरकार के पास कानूनी शक्ति है कि वो मुद्रा का निर्माण कर सकती है। तो केंद्र सरकार के घाटे के बारे में मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ कि केंद्र ने अपना बजट बनाया, मान लो 1 लाख करोड़ का बजट बनाया अपना, और 1 लाख में उसके पास जो टैक्स आएंगे वो पता चला 90,000 करोड़ आएंगे। ठीक है, तो 10,000 करोड़ का वित्त घाटा हो गया। अब ये अपना बजट बना के आरबीआई को, अपना देश में आरबीआई, दूसरे देश में दूसरी जो उनकी सेंट्रल बैंक्स हैं उनको वो दे देते हैं, और ये कानूनी अधिकार है उनका। और जो आरबीआई होती हैं, अपने देश की आरबीआई, उसका ये ड्यूटी होती है कि केंद्र सरकार ने जो बजट दिया हुआ है उसका कोई भी बिल वो डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकती है। उसे वो बिल पास ही करना होता है। मीन्स जो भी खर्चा आया 1 लाख करोड़ तक का, अगर उसने कह रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने बजट में, तो 1 लाख करोड़ के जो भी बजट आएंगे वो उनका पेमेंट करेगी। अब 1 लाख करोड़ तो उसने खर्च कर दिए और टैक्स में आए 90,000 करोड़, तो 10,000 करोड़ का वित्तीय घाटा हो गया। और वो 10,000 करोड़ गए कहाँ? आम आदमी, हो सकता कॉरपोरेट के पास चले गए हों, आम आदमी के पास चले गए हों, उनका सारा मतलब पूरी जो देश की इकोनॉमी में आया। तो इससे देश की इकोनॉमी और चली। अब वो डिपेंड करता है कि ये इस वित्त घाटे को किस तरह से रियल इकोनॉमी में डाइवर्ट करते हैं। ये एक इशू रहता है, क्योंकि उससे जितना ज़्यादा रियल इकोनॉमी बेहतर चलेगी उतना ही ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज पैदा होंगे और उतना ही अपना देश खुशहाल होगा। अब क्या होता है फिर? इसे नेशनल डेब्ट किसे कहते हैं? ये तो फिस्कल डिफिसिट हो गया या वित्तीय घाटा हो गया। फिर आप देखते हैं कि लगातार अपना देश का नेशनल डेब्ट मीन्स राष्ट्रीय ऋण बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या होता है? अब सरकार ने समझने के लिए 1 लाख करोड़ खर्च किए उस साल और 90,000 करोड़ टैक्स में वापस आया, तो 10,000 करोड़ का उसे वित्तीय घाटा हो गया। अब 10,000 करोड़ कहाँ गए? आम आदमी के पास आ गए। वो उससे कुछ गुड्स और सर्विसेज खरीद रहे होंगे, या वो बैंक में चला गया होगा पैसा, सेविंग में किसी के रूप में। तो जब अब आरबीआई यहाँ पिक्चर में फिर से आती है, वो मॉनेटरी ऑपरेशन करती है। मॉनेटरी ऑपरेशन क्या कहती है? वो कहती है अब हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स निकाल रहे हैं, उस पर वो 5%, 6%, 0%, जो भी अपने अपने देश में उनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो 5% अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे बॉन्ड्स निकालती हैं। अब ये बॉन्ड्स
है और एक तरफ कैश है। तो बैंक में रखोगे तो आपको सेविंग में हार्डली 1% 2% मिल रहे होंगे या 3% मिल रहे होंगे, और बैंक तो फिर भी डिफ़ॉल्ट कर सकती हैं। लेकिन गवर्नमेंट बॉन्ड्स बाई नेचर, मतलब कानून के द्वारा जो बनाया हुआ है, वो डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास हमेशा पैसे छापने की क्षमता होती है। तो जब भी वो लोन आएगा या बॉन्ड आएगा, वो मार्केट में पेमेंट कर देगी आरबीआई। तो बैंकों को और आम आदमी को और कॉरपोरेट को इन बॉन्ड्स में बहुत इंटरेस्ट रहता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकता है किसी भी हालत में। चाहे अच्छे से अच्छा कॉरपोरेट क्यों ना हो, इंडिया का या विदेश का, वो डिफ़ॉल्ट कर सकता है। लेकिन कानूनी सख्ती के चलते गवर्नमेंट अपनी मुद्रा में कभी डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकती। जैसे अपने देश की मुद्रा रुपए है, तो अपने देश की आरबीआई कभी रुपए में डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकती। डॉलर में डिफ़ॉल्ट हो सकता है, क्योंकि अपने देश में अगर डॉलर ना हो और तो हम उसमें पेमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें डॉलर बनाने की क्षमता नहीं है, हमें रुपए बनाने की क्षमता है। डॉलर सिर्फ अमेरिका बनाता है। अब इस बात को आप ये समझिए, क्यों देश, आप मेरी बात को अगर थोड़ा नहीं समझ आई तो आप इसे दूसरे सेंस में समझिए। हर देश, एक यूरोपियन जोन छोड़ दीजिए अगर अभी फ़िलहाल, उसके पहले तो यूरोप में हर देश में अपनी अपनी करेंसी थी, पर उन्होंने फिर एक समझौता करके अभी वहाँ एक ही करेंसी चलती है। यूरो जोन छोड़ दीजिए, बाकी दुनिया में जितने देश हैं, शायद एक आध छोटा सा देश छोड़ के, सब देशों की अपनी करेंसी होती है। जैसे अपने देश में रुपए है, चाइना में युआन है, अमेरिका में डॉलर है, यूएस डॉलर है, कनाडा में कनाडियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की जो सेंट्रल बैंक है वो बना सकती है। अमेरिकन डॉलर सिर्फ अमेरिका का फेड बना सकता है। इंडिया का रुपए सिर्फ इंडिया की जो आरबीआई है ये बना सकती है, बशर्ते कि उसे गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन दे। उसे अपनी कोई पावर नहीं है, उसे गवर्नमेंट जब कहती है तो उसे बना सकती है वो। और पौंड है तो ब्रिटेन उसे पौंड को बना सकता है, और कोई देश नहीं बना सकता है। तो ये जो है, ये जो क्षमता है रुपए बनाने की, पौंड बनाने की, डॉलर बनाने की, उन सेंट्रल गवर्नमेंट्स की, ये एक सरकार को बहुत बड़ा वित्तीय साधन उपलब्ध कराता है। इस वित्तीय साधन से बहुत सारे रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया जा सकता है, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और बहुत सारे देशों ने इस इम्पोर्टेंट फैक्टर को बड़ा बोल्डली अपने देश में लगाया, और अपने देश में जो उनकी सिचुएशन थी उसके हिसाब से, सबसे बड़ा सिचुएशन होता है कि किसी आदमी को रोज़गार ना मिले, तो हमारा एक तो आदमी का काम नहीं हो पा रहा है, दूसरा जब उसे रोज़गार नहीं रहेगा वो फ्रस्ट्रेशन रहेगा, आर्थिक समस्याएं रहेंगी, मानसिक तनाव रहेगा, फैमिली तनाव रहेगा, तो वो खुशहाल जीवन भी नहीं जी पाएगा और हम उसका उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। तो ज़्यादातर देश जब वहाँ पे राजनीतिक और प्रशासनिक इस तरह का माहौल रहता है, तो एक बात सुनिश्चित करते हैं कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और कभी कभी तो इतना प्रेशर रहता है कि वो डिसाइड करते हैं कि सभी लोगों को रोज़गार देना है। अब यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि कुछ लोग कहेंगे कि चलो 6% वित्तीय घाटा ठीक है, कोई कहेगा 3% ठीक है, कोई कहेगा 6% ठीक है। तो अगर हम अमेरिका का लें, तो अमेरिका की पिछले 50 साल या 100 साल की हिस्ट्री में देखें तो उन्होंने 50% तक वित्तीय घाटा किया है। ये डिपेंड करता है कि उस समय उनकी क्या राजनीतिक आर्थिक स्थिति चल रही है, बेरोजगारी की स्थिति क्या चल रही है। लेकिन कई सारे देश, उनमें अपना भी देश है, अपने देश में बड़ी भारी बेरोजगारी है, मेरा ऐसा मानना है, और बड़ी भारी गरीबी है। ये बहुत आसानी से दूर हो सकती है, क्योंकि अपना देश में प्रकृति ने इतना अच्छी ज़मीन दी है, इतने अच्छे, और अब टेक्नोलॉजी ज़्यादातर सामान बनाने के लिए, चाहे वो कपड़ा हो या छोटे मोटे फैक्ट्रियों के सामान हो, मशीनरी हो, ये अब ज़्यादातर देशों के पास आ गई। हो सकता है हम हाईटेक एरोप्लेन ना बना पाएँ, मैक नंबर 3 पे चलने वाला, पर अब सिंपल हम एरोप्लेन भी बना सकते हैं अपने रिसोर्सेज से। और ट्रैक्टर तो अब आप जानते ही हो कि पूरा 100% हम अपना ट्रैक्टर खुद ही बना सकते हैं, इसमें किसी बाहर की कोई पुर्जे की भी ज़रूरत नहीं रहती है। सीमेंट यहाँ बना सकते हैं, बालू यहाँ पैदा होती ही है, ज़मीन यहाँ है ही,
और इस तरह से हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं और जब जो टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेस हैं ये काफ़ी हद तक डेवलप हो चुके हैं और प्रकृति ने दिया है। तो हम अगर जो वित्त नीति है और लोगों का जो बेरोजगारी की स्थिति है, अगर हम इन दोनों को बैलेंस करें तो बड़े आसानी से अपने देश में हम बेरोजगारी ख़त्म करके गरीबी और बेरोजगारी को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। और एक बार हम अपनी जो आर्थिक समस्याएं लोगों की अगर ख़त्म कर पाए तो हम इसे और ज़्यादा नैतिक और खुशहाल राष्ट्र बना सकते हैं। धन्यवाद।